हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल एट कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल मार्केट और इसके इंस्ट्रूमेंट। आप लोग देखते होंगे कि यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, वो आपके चाहे सीडीएस के पेपर में, चाहे प्रीलिम्स के पेपर में हो, आईआईबीज जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, टर्शरी बिल्स हो गया या टर्शरी पेपर्स हो गए, इस तरीके से, ठीक है, ये सब पूछता है। तो इन सब में बहुत कंफ्यूजन रहती है, कौन से शॉर्ट टर्म है आपके, कौन से लॉन्ग टर्म है आपके। तो आज हम इन सब में जो मेजर ये आपके पेपर्स होते हैं, कमर्शियल बिल्स हो गए और ये आपके बॉन्ड्स हो गए, इन सब में ये जो मेजर हैं, डिफरेंस क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला इन्होंने हमसे आईआईबीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, ठीक है। ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग्स बाय द वे ऑफ आईआईबीज, ठीक है। और दूसरा हमें कह रहे थे कि आईआईबीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। ये दोनों हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आईआईबीज होते क्या है और इनका मतलब क्या है। थर्ड सुन लेते हैं पहले, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। ये गलत है। अब देखो, आईआईबीज जो होते हैं हमारे इन्फ्लेशन इंडेक्स जो बॉन्ड्स हैं, ये हमारे प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट अमाउंट दोनों को प्रोटेक्ट करते रखते हैं इन्फ्लेशन से, ठीक है। कि अब इसका मतलब क्या होता है कि आपका अगर मान लो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना आपका आईआईबी के ऊपर पैसा लिखे, फॉर एग्जांपल 100 रुपये लिखा है, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना था 5 रुपये का, 5% का, तो 105 रुपये, और महंगाई बढ़ गई 10% से, तो ये उस चीज को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो अगर स्टेटमेंट आती है आपके आईआईबीज प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट जो है दोनों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो स्टेटमेंट 2 हमारे करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे कि आईआईबीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। तो पहला पॉइंट हमें याद रखना है रिगार्डिंग आईआईबीज कि ये हमें इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन देंगे, चाहे प्रिंसिपल अमाउंट है चाहे इंटरेस्ट पेमेंट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट कैसे है कि गवर्नमेंट जो है रिड्यूस कर सकते हैं कूपन रेट को ऑन द बोरोइंग्स ऑफ आईआईबीज। ये भी इन्फ्लेशन से बचाने के लिए ही करती है। देखो, कूपन रेट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट पेड ऑन अ बॉन्ड। कूपन रेट क्या होता है, अगर एक आपने वो लिया है, बॉन्ड लिया है, उस पर आप साल के अंत में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करोगे वो आपका कूपन रेट है। सो एज इन केस ऑफ द आईआईबी, इन्वेस्टर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जैसे आईआईबी के केस में जो गवर्नमेंट है प्रोटेक्शन देती है आपकी इन्फ्लेशन से बचाने के लिए। सो गवर्नमेंट क्या करती है, आपके जो आईआईबीज होते हैं उनको जो है प्रोटेक्शन दे देती है, इससे आपके कूपन रेट को कम करके। कैसे देती है, अब देखो, दे डू नॉट सीक एन अनसर्टेनिटी प्रीमियम इन्फ्लेशन रिस्क प्रीमियम, ताकि उनको महंगाई से खतरा ना हो। ड्यू टू दिस एलिमिनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी रिस्क प्रीमियम, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन आईआईबीज। आप एक तरीके से बस ये समझ लो कि कूपन रेट था मान लो 100 रुपए का, ठीक है, और क्योंकि महंगाई बढ़ गई 10% से, तो अब इसका रेट हो गया 110 रुपए। तो गवर्नमेंट सोचे कि अब महंगाई को तो इतनी जल्दी हम कर नहीं सकते कम, और ऊपर से वो पूरी मार्केट को आपका डिसोरिएंट कर देगा, तो हम इसका जो रेट है ना कूपन रेट, उसी को कम कर देते हैं। इसको फॉर एग्जांपल हम 90 रुपए कर देते हैं, तो 90 पे 10% महंगाई बढ़ेगी तो भी 100 रुपए रहा ना। सो गवर्नमेंट जो है कूपन रेट को कम कर सकती है, साथ ही में गवर्नमेंट जो है इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन देती है। थर्ड, देयर इज नो स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट फॉर आईआईबीज। एक्सटेंट टैक्स प्रोविजंस आर इक्वली एप्लीकेबल। इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है टैक्स का जो प्रोविजन है, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे एप्लीकेबल किए जाते हैं जितना भी कैपिटल गेन करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी ये रहेगी, 1997 से पहले जो इन गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती थी इन्फ्लेशन से, वो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को देती थी, इंटरेस्ट को नहीं देती थी। 2013 में गवर्नमेंट ने बोल दिया अब हम इंटरेस्ट को भी देंगे। सो आई होप आपको आईआईबीज इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड जो है सारे जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड। सेकंड हमारा आज का रहेगा कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। अब ये क्या होते हैं, देखो, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आपके वो बॉन्ड होते हैं, पहले मैं स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स पे अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली आपका जो कन्वर्टिबल बॉन्ड है, ये आपको जो बॉन्ड है आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हो शेयर्स में, इक्विटी में, स्टॉक्स में, इसलिए इसका नाम रखा गया कन्वर्टिबल। जो चीज कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, और इसी वजह से इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम रहता है। द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस, और इसी वजह से ये भी आपका जो है इन्फ्लेशन से एक तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगा। अब मैं इसके लिए आपका रीड कर देती हूँ कंटेंट क्या है, ये देखिए। A convertible bond is a fixed income corporate debt security that yield interest payment like any other bond but can be converted। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन स्टॉक्स में या इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। अब देखो, ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ प्रोविजन कन्वर्टेबल बॉन्ड, इन्वेस्टर्स विल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, कल को अगर महंगाई हो रही है और बॉन्ड पे हमें यील्ड कम मिल रही है, बॉन्ड और यील्ड का कॉन्सेप्ट भी समझ लो, वैसे आगे आने वाला है। देखो, करंट यील्ड हमारी होती है, फॉर्मूला होता है हमारा यील्ड इज इक्वल्स टू पेमेंट अपॉन में बॉन्ड का प्राइस जितना होगा, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर बॉन्ड 100 रुपए का है, ठीक है, और वो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे गवर्नमेंट ने इशू किया है, मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे डिस्काउंट प्राइस पे इशू होता है। आपके ट्रेजरी बिल्स होते हैं, जैसे कि मान लो 100 रुपए उस पर लिखा हुआ है और अभी गवर्नमेंट उसको 98 रुपीज पे इशू करिए, जो कि 2 रुपीज का हो गया डिस्काउंट प्राइस। तो जब ये मेच्योर हो जाएगा 1 साल बाद, तो हमें जो है 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब आज की तारीख में आपको जो पन्ना मिलेगा जिसपे लिखा होगा 100 रुपए, गवर्नमेंट उसको इशू उस पर बोल देगी आज के टाइम पे हम इसको डिस्काउंट प्राइस पे इशू करें 98, आप 1 साल बाद आना, इस पे ये 100 रुपए दिखाना और हमसे जो है 2 रुपए आप ले जाना, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है। इसको कहते हैं डिस्काउंट प्राइस पे इशू करना। और ये जो 2 है, इसमें 2 रुपए जो आपको प्रॉफिट हुआ है, इसको बोलते हैं बॉन्ड यील्ड या करंट यील्ड आप बोल सकते हो। ठीक है, ये प्राइस था हमारा बॉन्ड का 100 रुपीज और ये हमने डिस्काउंट प्राइस पे इशू किया था जो कि 98 था। तो अभी हमें कह रहे हैं कि जो भी कन्वर्जन हो सकती है आप अपने बॉन्ड्स की शेयर्स में, उसी को हम कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। और क्योंकि ये कन्वर्ट हो सकते हैं इसलिए हम इनको लोअर इंटरेस्ट रेट पे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं इजीली, ठीक है, कंपेयर टू द इंटरेस्ट रेट ऑन द अदरवाइज आइडेंटिकल या रेगुलर बॉन्ड्स पे। अब इसकी स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, देखो ये हमारी नेक्स्ट है, इसकी बुक है, साथ में मैं ये बता दूं आपको, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छे से PYQs जो है सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज हमें असेंबल करके दिए, तो मैं आपको वो वहीं से करा रही हूँ। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। स्टेटमेंट 2 दैट इज द ऑप्शन टू कन्वर्ट बॉन्ड्स इनटू इक्विटी प्रोवाइड्स एन इन्वेस्टर अ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल द इन्फ्लेशन इज हाई, द रियल इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न ऑन द बॉन्ड गेट रिड्यूस। अगर महंगाई ज्यादा हो गई तो आपका जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। दिस रिड्यूसेस द पॉपुलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स एंड इन द सेंस कन्वर्टिंग इट इन द इक्विटी। तो अब बॉन्ड कोई खरीदना नहीं चाहेगा, सब उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहेंगे। सो कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइजिंग कंज्यूमर्स प्राइस दैट इज इन्फ्लेशन। सो ये हमें महंगाई से भी प्रोटेक्ट करवाते हैं। सो द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन। अगर कोई बॉन्ड से इक्विटी में कन्वर्ट कर दे रहा है तो बॉन्ड होल्डर को अफोर्ड करने में मतलब हेल्प करता है। इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइस मतलब महंगाई के बढ़ने से बचाता है। ये बिल्कुल टिपिकल इकोनॉमिक्स लिखी हुई है, बट इसका मतलब यही है कि अगर कोई पर्सन के पास कन्वर्टेबल बॉन्ड है और उसको वो इक्विटी में कन्वर्ट करता है तो जो बॉन्ड होल्डर है वो बच जाता है महंगाई से, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें हमें बोलते हैं बॉन्ड यील्ड के बारे में। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो किस किस से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसका वैसे तीनों ही है कि यूएसए के फेडरल रिजर्व से भी इन्फ्लुएंस होती है, आरबीआई से भी होते हैं, इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट से भी होती है। अभी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि देखो यूएसए में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वहां पे यील्ड भी बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, रेट और यील्ड का। तो ऑब्वियसली सब लोग वहीं जाना चाहेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। आरबीआई भी कुछ मेजर्स लेता रहता है बीच बीच में, ठीक है। यील्ड और इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही में यील्ड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस आर इन्वर्सली रिलेटेड। ये फॉर्मूला जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, करंट यील्ड इज इक्वल्स टू एनुअल कूपन पेमेंट अपॉन में बॉन्ड प्राइस। तो देखो यील्ड और प्राइस का इन्वर्स रिलेशन है। तो यूएसए के अगर रिजर्व का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो यील्ड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। सो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होती है। साथ ही में आरबीआई भी कुछ मेजर्स लेता रहता है और इन्फ्लेशन से भी हमारा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी फॉलोइंग स्टेटमेंट बतानी कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट, कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। सेकंड, सीओडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द आरबीआई, ये गलत है, शॉर्ट टर्म होते हैं ये भी। कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, ये करेक्ट है। फोर्थ इज जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू कॉर्पोरेशंस, ये इंटरेस्ट बियरिंग नहीं होते, ये भी गलत है। तो हमारे इसमें करेक्ट वैसे फर्स्ट एंड थर्ड है, आंसर नंबर सी होना चाहिए इसका, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आंसर सी है कैसे। अब देखो, सबसे पहली स्टेटमेंट इन्होंने बताई हमें कमर्शियल पेपर्स के बारे में। देखो, कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाते हैं और इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। तो कमर्शियल पेपर जो है आपके वो प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किए जाएंगे। आपको वर्ड्स याद रखने, ये अनसिक्योर्ड है, ठीक है। इनमें आप सिक्योरली अपना नहीं बोल सकते कि अमाउंट आपको मिलेगा, लेकिन ठीक है इतना ज्यादा क्योंकि गवर्नमेंट इशू करती है तो एक तरीके से अनसिक्योर्ड बस इसलिए बोल रहे क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है। बाकी गवर्नमेंट नेवर डिफॉल्ट्स, तो पैसा तो मिल ही जाता है ना। तो इसलिए देखो कमर्शियल पेपर जो है अपनी डिस्काउंट वैल्यू पे इशू होते हैं, ठीक है, और फेस वैल्यू पे बाद में मैच्योर हो जाते हैं। कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड फॉर या मैच्योरिटीज लिखा है बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 7 डेज से लेके आपके मैक्सिमम 1 ईयर तक। मतलब आप कमर्शियल पेपर को 7 दिन से लेके 1 साल तक इशू कर सकते हैं और ये 5 लाख की डिनोमिनेशन या उसके मल्टीपल में आप जो है इशू करेंगे। सेकंड, हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब ये नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये नेगोशिएबल और अनसिक्योर्ड है, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाएगा, ठीक है।
साथ ही में आपका जो ये नॉट अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिटेड एट द बैंक फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ये वही बात रिपीट की गई है। सेम इसका जो मैच्योरिटी पीरियड रहेगा 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी हम इनको शॉर्ट टर्म कह रहे हैं। 7 दिन से लेके 1 साल के बीच में होगा। डिनोमिनेशन ऑफ 5 लाख एंड इट्स मल्टीपल में इशू किया जाएगा। ठीक है। थर्ड हमने देखा था कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट इंटर बैंक या ओवरनाइट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाता है, बहुत थोड़े समय के लिए जब हमें पैसा चाहिए होता है तो वहां पे हम कॉल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। स्टेटमेंट 4 जो 0 कूपन बॉन्ड्स है आपके, ये बॉन्ड्स होते हैं विद नो कूपन या इंटरेस्ट पेमेंट, इन पे कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलती। इनफैक्ट दे आर इशूड एट द डिस्काउंट प्राइस और रिडीम होते हैं फेस वैल्यू पे आफ्टर मैच्योरिटी। तो जो भी डिफरेंस होता है मैं आपको पीछे समझा चुकी हूँ। अगर 100 इनकी जो है फेस वैल्यू है और डिस्काउंट प्राइस 98 पे इशू किया गया तो 2 रुपए जो यील्ड आई है वही आपका रिडीम्ड हो जाता है मैच्योरिटी के टाइम पर, वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, रिटर्न होता है इन्वेस्टर का। देन एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई गई हमें कि जो तो मनी मार्केट है डील करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। मनी मार्केट ये मैंने आपको भी कॉल मनी मार्केट के बारे में बताया था, इसका मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर होता है। अगर कैपिटल मार्केट की बात की जाएगी तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड से डील करेगी ये। साथ ही में आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, देखो कॉल मनी मार्केट की ओवरनाइट आप इशू कर सकते हो, ठीक है, 14 डेज का नोटिस देके इशू कर सकते हो आप इसमें। साथ ही में आपके कमर्शियल पेपर्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, कमर्शियल बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ट्रेजरी बिल्स मैं आपको आगे बता रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये चारों हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है कॉल मनी मार्केट के, जो शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाते हैं और अनसिक्योर्ड जो है आपके ये होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने हमें बोला है कि अगर कोई जो पर्सन है वो आपका इश्यू करता है फॉरेन पोर्टफोलियो से, इन्वेस्टर है कोई, ठीक है, वो रजिस्टर करना चाहता है फॉरेन पोर्टफोलियो पे टू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर डायरेक्टली रजिस्टर नहीं करना चाहता इंडियन स्टॉक मार्केट पे और वो आपका जो है रजिस्टर करना चाहता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह, तो वो कौन से नोट के थ्रू, कौन से जरिए के थ्रू जो है आपका रजिस्टर होगा, वो जो होगा वो पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू होगा। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पी नोट से पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं आपके, देखो रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है पी नोट, उनके पास एक रास्ता होता है हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इंडियन स्टॉक मार्केट, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है सेबी पे, ठीक है। पार्टिसिपेटरी नोट्स आर ऑल्सो कॉल्ड पी नोट्स, ये ऑफशोर डेरिवेटिव्स है। तो बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है जो भी पर्सन सेबी पे रजिस्टर्ड नहीं है, ओवरसीज सिटीजन हो गया इंडिया का, ठीक है, और वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के तौर पे आना चाहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू आएंगे, ठीक है। अभी हमने देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पढ़ा था हमने, पढ़ा था नेगोशिएबल है और अनसिक्योर्ड है। साथ ही में हमें इसमें ये जानना है कि ये जो आपके ये प्रोमिसरी नोट होते हैं अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिट ऑफ अ बैंक और अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, साथ ही में इशूड इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। अब ये जो होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपके डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू किए जाते हैं, जबकि जो कमर्शियल पेपर जो होते हैं आपके वो एक अनसिक्योर्ड मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू किए जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, प्रोमिसरी नोट कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। डीमटेरियलाइज्ड एक नेगेटिव सेंस में यूज किया गया है, थोड़ा सा ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर सी चीज है। बस आपको टर्म्स का ध्यान रखना है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए डीमटेरियलाइज्ड वर्ड यूज किया जाएगा इशू के दौरान, और कमर्शियल पेपर जो है हम अनसिक्योर्डली जब इशू करते हैं तो उनको प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू करते हैं। अब प्रोमिसरी नोट क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो दो पार्टीज के बीच होता है कि वो एक मैच्योरिटी के टाइम पे वो जो पेमेंट है वो पे कर देंगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 2018 में पूछा गया यूपीएससी में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट सबकी सिक्योरिटीज जो है रेगुलेट करते हैं। ट्रेजरी बिल्स जो है इशू किए जाते हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, ये करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट डिस्काउंट, जो भी मैंने आपको बताया था डिस्काउंट वैल्यू पे इशू करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम एक बारी। देखो पहले स्टेटमेंट में वही बताया गया है सब कि आरबीआई जो है आपका डेप्ट मैनेजर है सेंट्रल एज वेल स्टेट गवर्नमेंट का। सेकंड स्टेटमेंट हमारी बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए इशू किए जाते हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेटमेंट 3 हमें बोलते हैं ये डिस्काउंट प्राइस पे इशू होते हैं, फेस वैल्यू पे मैच्योर होते हैं, फिर जो यील्ड होती है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। साथ ही मैंने बता दिया कि इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इशू करती है दोनों ट्रेजरी बिल्स को भी और बॉन्ड्स को भी और डेटेड सिक्योरिटीज को भी, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ इशू करती है बॉन्ड्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज, इसलिए उनको कहा जाता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के लिए मतलब इशू करना है। तो इट मीन्स ये ट्रेजरी बिल्स को स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारी रिस्क फ्री होती है, इसलिए इनको कहा जाता है रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रेजरी बिल्स आपके 0 कूपन सिक्योरिटीज हैं जिनपे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है, और ये 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज इस तरीके से इशू करते हैं। आई होप
आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हो, आपको वीडियो पसंद आई हो रिगार्डिंग फाइनेंशियल मार्केट।